बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट की सूरत हाल, मुसल्ला तसादम के इतलात हैं, हुआ क्या है, और फिर आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक जज्बाती खिताब किया है और उसमें जो बचगाना बातें की हैं वो मेरे लिए तो हैरत का बायस है। और फिर यू टर्न भी ले गए हैं एक मामले के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो यू टर्न भी ले गए और फिर मुसल्ला जद्दोजहद की इनडायरेक्ट बिटवीन द लाइन जो है, बैन सतूर जो है, उन्होंने धमकी भी दे दी। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना है, लेकिन इससे पहले मैं मुख्तसर अर्ज करूंगा कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं सैयद इमरान शफकत साहब, उनके खिलाफ जो हमारे वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने साइबर क्राइम FIA में दरखास्त दी है कार्रवाई के लिए, उस हवाले से कुछ अर्ज करना चाहूँगा। फॉलो अप कह लें आप। कल भी मैंने उसके ऊपर विलाग किया था, तफसीलन विलाग किया था। कानूनी पोजीशन जो है उस दरखास्त की वो भी आपके सामने रखी थी, और वहाँ जो मुल्तान है FIA उसकी जुडिक्शन का भी मैंने बताया था, कानून क्या कहता है, अदालती फैसले क्या कहते हैं, जुडिक्शन बनती है नहीं बनती। मेरे ख्याल में जुडिक्शन नहीं बनती है उसकी। अच्छा, बहरहाल ये अब जनाब इमरान शफकत की ट्रोलिंग शुरू हो गई है। मैं हैरान हूं कि जनाब इनकी लीगल टीम कहाँ है, खुद जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं ये कानून दान है, इसके बावजूद ये ट्रोलिंग वाली, चलो ट्रोलिंग तो हो जाती है, ठीक है जनाब, मैंने कोई बात की, आप लोग को किसी को पसंद नहीं है, अब नीचे मेरे जो कमेंट्स पढ़े तो इमरान शफकत की ऐसी तैसी कर दी हुई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आप में से लोगों ने, तो बहरहाल वो तो आपका हक है। और चलो ट्रोलिंग जो आप कर रहे हैं वो तो अलग, लेकिन इसमें ट्रोलिंग में जो एक गैर कानूनी काम हो गया हुआ है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद हैं जो ट्रोलिंग वाले हैं, लेकिन मैं बावजूद वो नहीं दिखा रहा। कोई कानूनी मामलात होते हैं, हो सकता है इमरान शफकत साहब जो हैं उन्होंने जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है उसकी बुनियाद पे कोई कानूनी चाराजोई करनी हो। अच्छा, बहरहाल वो ट्रोलिंग वाली जो बात है ना वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जनाब इमरान शफकत ने जो तफ्तीशी हैं जिन्होंने तलबी का नोटिस जारी किया था FIA के, उनको इन्होंने कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया था अपनी तबीयत का, जनाब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जनाब ये मैं मुझे कोई और तारीख दे दें कि मैं उस दिन हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन ये इंक्वायरी से भागे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। इन्होंने कुछ वकला की खिदमात ली थी जो वहां पहुंचे, इंतजार किया उन्होंने 5 बजे तक तफ्तीश नहीं, लेकिन वो जो निकली ये दरखास्त जो शिकायत कनिंदा का पता चला कि अताउल्लाह तारड़ साहब खुद उसमें शिकायत कनिंदा। वैसे अजीब बात है ये कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो सहाफ़ियों के ही वजीर हैं और सहाफ़ी के खिलाफ ही उन्होंने खुद दरखास्त दे दी हुई है। अच्छा, बहरहाल वो क्यों दी है, उसके पीछे क्या है, उसको छोड़ दें आप। ये बहरहाल उस तरफ आते हैं जनाब जो इनकी ट्रोलिंग वाली जो बात है। इन्होंने जो वहाँ उसको ये दरखास्त की के तफ्तीशी को कि जनाब मैं नहीं आ सकूंगा, साथ इन्होंने जो इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके हवाले से इन्होंने कुछ जो दस्तावेजात हैं वो भी तस्वीर लेके ना इन्होंने उनको भेज दी। अब जिनकी ट्रोलिंग हो रही है वो उसमें इनकी वो तस्वीर जो इन्होंने तस्वीरें भेजी थी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स कह लें आप, तो वो लगा के इन्होंने वो ट्रोलिंग शुरू की हुई है इन्होंने। और अगर वो अकाउंट्स देखें तो पता चल जाएगा जनाब, वो ज़ाहिर है अगले पिछले उनके जो ट्वीट्स हैं, उनकी जो पोस्ट हैं वो देखें तो पता चल जाएगा ये कौन लोग हैं। इसमें तो कोई ऐसी शक शुबे वाली बात ही नहीं है, बड़ा आसान है। ये तफ्तीशी और इमरान शफकत के दरमियान मामला था। हाँ, तफ्तीशी बता दे किसी को जनाब, उनको उनकी दरखास्त अगर वो साफ़ी पूछे तो बता सकते हैं जनाब कि उनकी वो दरखास्त आई है, उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे कोई और डेट दे दे, ये अलग बात है। लेकिन वो जो इन्होंने तस्वीरें भेजी थी उसके स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो लीक हो जाना और उनकी बुनियाद पे ट्रोलिंग होना, ये एक जुर्म है। ये पुलिस रिकॉर्ड का अगर जिमनी लिखी है तो जिमनी लेने जाए ना थाने से, जनाब जिमनी दे दें हमें, तो वो कहें जनाब ये तो इलीगल है, ये तो नहीं दी जा सकती। इस हवाले से एक जजमेंट बहरहाल आई हुई है, लेकिन फिर भी जिमनी को एक खुफिया पुलिस रिकॉर्ड समझा जाता है। और ये भी इसके ऊपर उन्होंने जिमनी लिखी होगी। कानूनी तकाजा है कि जनाब अगर जिसको बुलाया गया है, तलबी का नोटिस दिया गया, वो कहता है जनाब मैं नहीं आ सकता, तो उन्होंने लिखा होगा जनाब ये उसका वो आ गया है पैगाम, तो ये जनाब मैं फलां डेट दे रहा हूँ या मैं मान रहा हूँ, नहीं मानो, जो भी है। अब इसमें जो कॉमन सेंस की जो बात है वो यही है कि क्योंकि वो एक जो शिकायत कनिंदा है वो एक वजीर साहब हैं और ज़ाहिर है वो फॉलो भी ले रहे होंगे। उन्होंने पूछा होगा कि जनाब वो क्या बना उसका, आज बुलाया था आपने, तो उन्होंने बताया होगा कि जनाब ये उसका मैसेज आया है
और मैसेज के साथ उन्होंने एज इट इज वो भेज दिया होगा उनको, वजीर साहब को, और वहां से लीक हुई है या तफ्तीशी अफसर से लीक हुई है? पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन है ना, पीका एक्ट हो गया, फ्ला एक्ट हो गया, ये एक्ट हो गया जनाब, वो एक्ट हो गया। तो वो अब सूरत हाल ये है कि जो ये ट्रोलिंग के साथ जो वो स्क्रीन शॉट लगाए गए हैं, वो वाले मैसेज वाले, वो कानून की खिलाफ वर्जी है और वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म में शुमार होता है। अब ये भी हो सकता है ना कि इमरान शफकत साहब एक दरखास्त दे दें जनाब, साइबर क्राइम को ही एक दरखास्त दे दें जनाब कहीं और, जनाब ये देखें जनाब ये ट्रोलिंग, और वो जो मेरा और तफ्तीशी अफसर के दरमियान एक मामला था वो लीक कैसे हो गया? वो तफ्तीशी ने लीक किया है या फिर जो शिकायत करिंदा है उन्होंने लीक किया है? इस बाबत इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल में काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बनता है। तो ये जो है शिकायत जो है ये दर्ज भी हो सकती है और उसके आगे आगे जाके मामला और आगे चल सकते हैं। फिर जनाब अगर साइबर क्राइम वाले जो हैं या FIA वाले हैं वो जेर असर है हुकूमत के, वो नहीं करते, तो फिर जनाब अदालतों में मामला जा सकता है, फिर जनाब हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है जनाब, ये अंदराज मुकदमा। और ये भी हो सकता है कि ये दरखास्तें चलती रहें और इस दौरान जनाब जो हुकूमत है वो उसकी मुद्दत पूरी हो जाए, वो घर चली जाए, तो फिर वो दरखास्त तो पड़ी रहनी है, वो कभी ना कभी तो उसके ऊपर जो है वो अमल होना है ना, क्योंकि ये एक जुर्म हो गया हुआ है जो वो लीक हो गए हुए हैं, वो लीक नहीं होने चाहिए। हाँ वैसे ट्रोलिंग करनी है तो करते रहे जो भी है, और फिर जनाब देखिए इसको दिल का जनाब बीमार हो गया है, फलां हो गया है, वो पड़ा है इमरान शफकत, वो पड़ी है उसकी सहाफत, इस तरह के जो ट्वीट श्वीट के नीचे वो लगा हुआ है, वो स्क्रीन शॉट लगा हुआ है। मैंने इमरान शफकत से पूछा कि तूने तो किसी को स्क्रीन शॉट वगैरह नहीं भेजो इसका? नहीं, मेरे फोन का फ्रांजिक करवा लें, फिर उनका भी फ्रांजिक होगा, जो जिनके ऊपर मैं शक का ज़ाहिर कर रहा हूं कि वहां से, जब मैं इम्कान ज़ाहिर कर रहा हूं कि वहां से ये लीक हो सकते हैं, तो उनके फोन जो हैं उनका भी फ्रांजिक होना चाहिए कि इन्होंने तो फॉरवर्ड नहीं किए किसी को, इन्होंने तो कोई गड़बड़ नहीं की, इनकी वजह से तो लीक नहीं हुआ, या हो समझते हो कि जनाब ये कोई जुर्म ही नहीं है लीक करना इसको। तो ये एक सूरत हाल जो है इसमें जो दिलचस्प सूरत हाल मुझे बनती हुई नजर आ रही, वो मैंने आपके गोश गुजार के। दूसरा जो वहां हो गया वो रावला कोर्ट में जो सूरत हाल है, जो सोशल मीडिया जनाब भरा पड़ा था कि जनाब वहाँ वो जुल्म हो गया है और जनाब पता नहीं कितनी 70 के करीब लोग जो हैं वो जनाब उनके ऊपर सीधी फायरिंग हुई और पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो वो सारा कुछ बाद में ये पता चला जनाब बहुत सारी चीज़ें तो फेक थी उसमें, वो सारी वीडियोस जो भी वो बनाया जा रहा था वो एक ड्रामाटाइज करके मामले को ये कर रहे थे। और दूसरा ये कि फोर्सेस के ऊपर अटैक कौन कर रहा है ये देखें ना। अब वहाँ की पुलिस जो है और जो आज़ाद जराए हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो रावला कोर्ट में जो धरना दे के बैठे हैं, जो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, जिन्होंने ऐलानात कर रखे हैं, और जो ये वो लोग जिन्होंने आज़ादी का जहाद शुरू किया, उनके ऊपर जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जनाब उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हमारे ऊपर, जनाब उन्होंने बिला वजह जनाब जहाद करके जनाब ये इतना इलाका जो है इतना खित्ता आज़ाद करवा के जनाब पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले कर दिया। और भाई मेरे पाकिस्तानी फ़ौज ही आप लोगों का तफज़ कर रही है। अगर मैंने पहले भी कई मरतबा इस हवाले से जिक्र किया, ये कलदम जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसका जब इब्तिदा में इन्होंने ये हरकतें शुरू की थी उस वक्त ही मैंने अर्ज किया था भाई पाकिस्तानी फ़ौज ना हो वही आप लोगों का तफज़ कर रही है, वरना जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं भारतीय वो तो अब भी ये कह रहे हैं। जब उन्होंने उसकी खसूसी हैसियत ख़त्म की थी मकबूजा जम्मू व कश्मीर की रियासत की, तो उस वक्त उन्होंने कहा जब हमने अब ये लेना है। अच्छा ये जो है ये लगता मुझे ये है इनकी हरकतों से कि ये चाहते ही ये है कि ना वो ले जाए हमें। उसमें तो मुबैना तौर पे सबूत सामने आ चुके हुए हैं ना कि इसके पीछे भारत का हाथ है, या फिर भारत ने फायदा उठा लिया इनकी इस हरकतों से। क्या इनके मुतालबात क्या है, किस जमहूरियत के लिए और किन हकूक के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं निकले हुए। अच्छा दूसरा ये है कि भाई मेरे अगर ये इनके पास असल फिर तसादम कैसे हो गया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कैसे जख्मी हो गए, कैसे शहादतें हो गई, ये भी देखने वाली बात है। उनको गोलियां कहां से लग गई,
वो वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां जनाब कोई 100 से जायद जदीद असले से मुसल्ला लोग जो है वो मौजूद हैं। कुछ लोग तो ज्यादा कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा, लेकिन 100 के करीब लोग जो हैं वो जदीद असले से मुसल्ला हैं, जो फायरिंग करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जाली वीडियोस डाल रहे हैं कि जनाब इतने बंदे, जनाब जहां वो अंधाधुंध फायरिंग, भाई मेरे अगर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी वहां पे, तो आपका धरना कैसे कायम है ये बता दें। अगर वो इतने ही कहने के बेईमाना अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर आपका धरना कैसे है? अब तक उठ क्यों नहीं गए? अगर वो जनाब ये अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, ये बातें करें जिधर जैसे इन्होंने 26 नवंबर वो पीटीए वालों ने शोर मचा दिया था पता नहीं कितनी, और वो खोस्ता साहब तो जनाब पता नहीं कितनी बड़ी तादाद जो बता रहे थे, बाद में पता चला जनाब 8 बंदे शहीद हुए हैं, और उनमें भी कोई एक्सीडेंट में, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो ये इसी तरह का ये प्रोपेगेंडा है। तो बस यही देखने वाली बात है कि ना, अगर बेईमाना अंदाज में सच्चाई का अंदाजा आप इस बात से लगा लें, पुलिस कह रही है कि जब इनकी तरफ से ये फायरिंग हुई, ठीक है, और बाकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें तो बहुत सारे, जो मैंने कहा ना कि 100 के करीब जदीद असले से दूर मार उनके पास राइफल्स हैं, उनके जरिए वहां जो वो हरकतें कर रहे हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि जनाब, और उनकी जो शक्लें हैं वो अच्छा वो कश्मीरी भी नहीं है, और वहां की जो हुकूमत है उसने तो जो कह दिया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने कह दिया कि जनाब वो फितनतुल हिंदुस्तान के लोग हैं, कुछ और लोग हैं, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो इनके साथ मिल के फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो ये देख लें आप, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अगर बेईमाना ऑपरेशन हो रहा हो, अंधाधुंध ऑपरेशन हो रहा, तो फिर ये अब तक बैठे ना होते वहाँ पे, ठीक है ना। बहरहाल दूसरा जो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ये आपके इल्म में है कि जनाब 27 तारीख को वहाँ जो मीरपुर डिवीज़न में जो इलेक्शन हुए 13 नशिस्तों पे, कल मैंने उस पर विलाग किया था, और मेरा ख्याल था, मैंने कहा था कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इलेक्शन के नताइज की, तो उसमें ये नून लीग जो है ये 9 नशिस्तें जो है ले जा सकती है, ये मैंने कहा था, और 4 नशिस्तें मैंने कहा जनाब पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, और ऐसा ही ये रिजल्ट आया है। तो वो जनाब, और बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर जनाब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये बड़े जज्बाती हो गए हो, बड़ा इन्होंने जनाब कह लें कि शोला बयानी की है। जो शोला बयानी ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाई है ना, तो ये तो जनाब वो वहाँ जो हालात हैं, जो बालाकोट वाली सूरत हाल है, और जो ये कलदम एक्शन कमेटी जो चाहती है, तो उसने जो आग लगाई हुई है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो उसके ऊपर तेल छिड़क रहे हैं। अच्छा, वैसे 2 मरहले अभी इसके बाकी हैं। एक तो 2 अगस्त को वो मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन होने, और फिर 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन जो है वहां पे अभी इलेक्शन जो हैं ये होने हैं, दूसरे और तीसरे मरहले के आज़ाद कश्मीर में। तो हो सकता है बिलावल भुट्टो जरा, मैं ये इनको थोड़ा सा ना शक का फायदा राय दे रहा हूँ कि हो सकता है जनाब इन्होंने कोई शोला बयानी इसलिए की हो कि जनाब अगले जो इलेक्शन है वहां ये लोगों को बता सकें कि जनाब अभी हम हैं, और वो इलेक्शन जो है वो अगर ये हम जीत जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। ये इस तरह का, ये भी एक, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है। लेकिन जो उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया है वो एक दानिशवार सियासतदान का लबो लहजा है ही नहीं, बचकाना किस्म की बातें उन्होंने की हैं। और उन्होंने ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, एक तो जो मैं पहले छोटी बातें आपको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ कि जो उन्होंने धमकी दी है वो कितनी खतरनाक बात कर गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो ये, एक तो उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं ना उसमें हमारे वोट के ऊपर डाका मारा गया, एक बात होगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि रियासत को फैसला करना है कि हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। उन्होंने ये कहा कि जब रियासत फैसला करे, रियासत कौन सी रियासत फैसला करे? तो सीधी सीधी बात है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा है कि जनाब तुम ये फैसला कर लो कि तुहानू नून लीग का मफाद अजीज आ या फिर कौमी मफाद अजीज है। फिर उन्होंने जब गिलगित बल्तिस्तान की उन्होंने बात की, जनाब वहां भी जनाब हमारा मैंडेट जो है ये चोरी करने लगे थे, वो इसलिए जनाब वो बच गया हमारा मैंडेट के, बजट का मौसम था और जनाब बजट मंजूर करवाने के लिए इनको हमारी मदद की जरूरत थी।
इसका मतलब ये गिलगित बल्तिस्तान वाला जो इलेक्शन है उसमें भी 2 नंबरी थी। समझ आ रही है ना जो बात कर रहे हैं, वहां भी स्टैब्लिशमेंट का किरदार था। तो आप फिर वहां कैसे हुकूमत बना गए? वो कह रहे हैं जनाब वो यानी हमने इनको ब्लैकमेल किया कि मुझे हमने वो बजट पास नहीं होने देना, यही मतलब निकलता है ना इससे। और दूसरा वो जो बात कर रहे हैं, वो जो मीरपुर वाले इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, तो भाई मेरे बाद में ये इससे वो ना रियासत से ये मुकर गए। इन्होंने वसीम बदामी को ये इंटरव्यू दिया ARY पे, तो उन्होंने यही बात की कि जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ना मेरा मतलब रियासत से मुराद एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मैं तो वो कहता बात करता हूँ रियासत आजाद कश्मीर, जम्मू व कश्मीर और रियासत पाकिस्तान। मैं तो रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो रियासत पाकिस्तान में ये किसने फैसला करना है? ये हुकूमत नून लीग की है। और आगे जाके यानी ये एस्टेब्लिशमेंट ही की बात कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने उसको गोलमोल कर दिया। मैं तो रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा था, जो भी उनका वो ज़ाहिर है वो उसमें से निकलना चाह रहे हैं इस बात से। दूसरा उन्होंने एक और टीवी प्रोग्राम में बात की है, वो मेरे ख्याल शाहजेब खानजादा का जो प्रोग्राम है, वहां उन्होंने ये कहा कि जब अगर आम हालात होते तो हम कब के हुकूमत से अलग हो गए होते। भाई मगर गैर मामूली हालात हैं तो आप इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? कश्मीर में तो वाकईतन गैर मामूली हालात है ना यार। रावला कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो आप लोगों के सामने है, और उसको जो प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां की जो सूरत हाल है उसको कलदम एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो जो बातें कर रही है, ये कल को आलमी मीडिया पे, आलमी फोरम पे ये मामला उठ सकता है। भारत इसकी पुष्ट में वह देखना, वहां बलूचिस्तान में जाने के लिए तो उनको कहीं और से आना पड़ता है ना, यहां तो डायरेक्ट वो साथ बैठे हुए, चंद किलोमीटर दूर बैठे हुए यहां से। समझ नहीं आ रही है इनको। लेकिन वहां ये कह रहे हैं जनाब वो गैर मामूली हालात में ये गैर मामूली बातें आप कर क्यों रहे हैं, ये फरमा क्यों रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैंपेन के दौरान ये भी कह दिया था जनाब ये मुहाजिरीन के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं वो खत्म होनी चाहिए, कश्मीर के अवाम को कश्मीर का फैसला करने देना चाहिए। तो वो मुहाजिरीन कौन है? वो गैर कश्मीरी है, ये इनको भी पता है। इन्होंने ये समझा जनाब, मुझे ये लगता है कि जनाब वो जो बैठे हुए ना कलदम एक्शन कमेटी वाले, वो जो बातें करते हैं कि जनाब वो शायद कश्मीर के जो कश्मीरी अवाम है वो भी यही चाहते हैं। लेकिन वहां के अवाम ने सिलेक्शन ने साबित किया पहले मरहले में कि जनाब उनका जो है मौकफ और है, वो उससे एग्री नहीं करते। जॉइंट एक्शन कमेटी वाला जो मौकफ है, उन्होंने तो जमहूरियत में वो हिस्सा अदा किया, अपना किरदार अदा किया है, वोटिंग में हिस्सा लिया है, और उनका बाइकाट था, बाइकाट को उन्होंने नजरअंदाज किया, रद्द किया उनकी कालों शालों को। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी से अब कह रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब मैंने तो कहा जनाब ट्रुथ कमीशन बना लिया। उठ भाई मेरे, ट्रुथ कमीशन बना लिया, थोड़ी तो गल ही नहीं सुनी, थोड़ा तो खादा मेरा ख्याल जवाब नहीं देता उन्हें। अगर दिता भी तो मेरे इलम च नहीं है ना, खत शत भी लिखिया सी ना उन्होंने मेरे ख्याल जवाब ही नहीं दिता इन्होंने। वो ते मसला जदोजहद वाले चक्कर च पै गए हुए ने सर, हजूरे वाला देखो तो सही ना, उन्होंने हरकतां देखो। 100 मसला बंदा जदीद असले दे नाल, ये छोटी गल नहीं हैगी सर। अच्छा बहरहाल, और फिर वो उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए वो इंडियन मशीनरी जो है वो मौजूद है। चलो ये तो होगी ना बातें इनकी जो है, लेकिन जो बात है ना बहुत खतरनाक बात। वैसे मरियम नवाज ने इसका जवाब भी दिया, और उनका जो बात है उनकी, वो कल भी मैंने ये भी लाग में कहा था कि नवाज शरीफ का वहां जाना, वहां तकरीर करना, और फिर मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में जो खिदमात अंजाम दी हैं, और ये बयानिया बनाना कि पंजाब जैसी तरक्की, तो वहां के लोग तो हर सूबे के लोग यहाँ जो आते रहे हैं, बसंत में जो आए हैं लोग, वो क्या कह के गए हैं? वो सारे कहते हैं हमें पंजाब जैसी तरक्की चाहिए। कराची से वीडियोज मौजूद हैं लोगों की जो उन्होंने बातें की हुई हैं मरियम नवाज को, उन्होंने आवाजें दी कि जब आप यहाँ भी हमें मरियम नवाज चाहिए, ये सारी चीजें। तो इस चीज का भी असर तो होना था वहां इलेक्शन पे। तो बहरहाल जो मैं कह रहा हूँ कि जनाब खतरनाक बात इन्होंने की है, वो जनाब इन्होंने कहा है अपने जोश खिताबत में। ये पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखता हूँ। वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ, मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि जब बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ, हमारा मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया है, डाका पड़ गया है जनाब उसके ऊपर। अगर आप जीत जाते
यही एस्टेब्लिशमेंट, यही रियासत अगर किरदार अदा करती और आप जीत जाते, फिर इलेक्शन बिल्कुल फेयर होने थे। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो फेयर हो गए थे, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। अच्छा, अब ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये बातें करते हैं, राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं फौज की निगरानी में इलेक्शन करवाया जाए। भाई मेरे, एस्टेब्लिशमेंट इन हालात में ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कश्मीर में कि वो मनमाने नताइज जो हैं वो उसको तदवीन करवा लें। ये मुमकिन ही नहीं है इन हालात में। अगर ऐसा हो तो ये कहने के इंतहाई गैर दानिशमंदाना एक इकदाम होगा, यानी कह लें कि भाई एस्टेब्लिशमेंट ही पागल होगी हुई है सारी, ये आप कह सकते हैं। बहरहाल ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये, वो कहते हैं जनाब जो हमारे साथ हो रहा है, तो जनाब अब वो कहते हैं कि जनाब मैं जनाब आसिफ अली जरदारी का बेटा हूं, मीर मुर्तजा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो का मैं भांजा हूं, ये वो कह रहे हैं। वो कहते हैं हमें मुझे मजबूर ना करो, मैं तो जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सियासत है उसकी तरफ पुरअमन और जमहूरी जद्दोजहद करना चाहता हूं, लेकिन ये ना भूलें, आगे वो ये नाम लेते हैं। आसिफ अली जरदारी के हवाले से लोग जो मर्जी बातें करते रहे, लेकिन मेरा एक जहन उनके हवाले से ये बन चुका हुआ है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उस वक्त उन हालात में आसिफ अली जरदारी ने जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, उसके बाद मैं कहता हूं उन्हें 7 खून माफ है आसिफ अली जरदारी को। और ये कह रहे हैं मैं आसिफ अली जरदारी के, भाई आसिफ अली जरदारी की तरह लगाना नारा पाकिस्तान खप्पे का, तू तो जलती के ऊपर तेल डाल रहा है। और दूसरा, भाई मेरे, अगर अब्बा जी का जिक्र कर रहे हो, दादाजी का भी जिक्र कर देना था ना। हाकिम अली जरदारी का पोता हूं ये कहते, आसिफ अली जरदारी को बीच में से निकाल देते कि मैं हाकिम अली जरदारी का पोता हूं, जिनके इंटरव्यूज मौजूद हैं। कायदे आजम को गालियां दी उन्होंने, पाकिस्तान के क्याम को गलत कहते रहे हैं वो हाकिम अली जरदारी, उनका जिक्र करें ना कि मैं उनका पोता हूं। फिर जनाब जो ये मीर मुर्तजा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो की बात कर रहे हैं, जनाब वही उन्होंने भी एक ज़िया के दौर में मसल्ला जद्दोजहद शुरू की थी ना, मुकदमात दर्ज हुए थे जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था अल-जुल्फ़कार का। फिर यहाँ से त्यारा अगवा करवा के वो ले जाया गया काबल। काबल में ये जो साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं मामू जी, ये वहाँ वो मुलाकात भी करते हैं। फिर अल-जुल्फ़कार से तल्लक की बुनियाद पे जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा या कारकुन जेलों में बंद थे, वो उस हाईजैकिंग के नतीजे में उनको आज़ाद करवाया जाता है। और इस तरह की बातें सुनने में आ रही थी उन दिनों इन मामूओं की तरफ से, जनाब इंडियन टैंकों के ऊपर बैठ के आएंगे हम पाकिस्तान के अंदर। ये तो यहां तक चले गए थे यार, ये उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी तरह। भाई मेरे, जिन मामूओं के नाम की आप धमकी दे रहे हैं और रियासत के नाम पे यूटर्न ले रहे हैं आप कि नहीं, रियासत से मुराद मेरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, रियासत पाकिस्तान और रियासत जम्मू व आज़ाद जम्मू व कश्मीर वो थी। तो वो आपके एक मामू जो हैं वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ये उस वक्त बरसर इख्तियार थे, उन्हीं का दौर था ना, जब कराची में वो पुलिस वालों के साथ कोई मुठभेड़ होगी। तो ना करो यार ये गल्लां, किहड़े पासे तुसीं चंगे भले दानश्वर आदमी हो, तुसीं समझदार बंदे हो, अपने बाजी की सियासत देखो, अपनी वालदा की सियासत देखो, कभी दादे वाल टुर पैंदे हो, कभी मामू वाल टुर पैंदे हो। खुदा दा खौफ करो यार। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।